नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने की भारतीय मदद की सराहना। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत। भारत का नेपाल को हर मुमकिन मदद का भरोसा। नेपाल में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 6000 के पार। यूरोपीय संघ के 1000 नागरिक अब भी लापता। तलाश में जुटी टीमें। जम्मू कश्मीर के त्राल में गिलानी की रैली पर सख्त केंद्र सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, बीते 1 साल में भारत चीन के बीच गलतफहमी की कम हुई वारदातें। आज करेंगे अरुणाचल प्रदेश का दौरा। अमेरिका के बाल्टीमोर में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चलेगा मुकदमा। अश्वेत युवक की हिरासत में मौत के मामले में दर्ज हुआ आपराधिक मामला। भारत भूकंप पीड़ित नेपाल के साथ इस संकट की घड़ी में मजबूती के साथ खड़ा है। भारत से मिल रही मदद पर प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने कहा है कि भारत जैसा पड़ोसी मिलना सौभाग्य की बात है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में राष्ट्रपति रामवरण यादव ने भी भारत की मदद की सराहना की। भूकंप से तबाह हुए नेपाल को वापस सामान्य बनाने में भारत जी जान से जुटा है। भारत के सहयोग पर प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने कहा कि भारतीयों की विशेषज्ञता, कौशल और अनुभव ने इस प्राकृतिक आपदा से निपटने में मदद की है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव ने भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में भारत के सहयोग की तारीफ की। गवर्नमेंट एसेस करते जा रहा है और गवर्नमेंट का जो नीड होगा उसके अनुसार अपने मित्र राष्ट्र लोगों से, जैसे भारत हो, चीन हो और संसार के हमारे मित्र राष्ट्र हैं, उन लोगों से अपना लेते जाएंगे। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली में नेपाली दूतावास पहुंचे। वहां उन्होंने भूकंप पीड़ितों के प्रति संवेदना जाहिर की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है। Come and express my support for the people of Nepal. It's been a horrible tragedy, and I mentioned to the ambassador if there's any way in which we can help him. So we've already been coordinating some help, and I just wanted to reassure him that if there's anything me or the Congress party can do, we are. इस बीच यूरोपीय संघ ने कहा है कि नेपाल में उसके 1000 नागरिक अब भी लापता हैं। I mean, thousands unaccounted EU nationals, but we don't know what is happening to them. Whether there's some of them may be dead, some of them may just not have reported. So, but that is the latest figure. यूरोपीय देशों से लोग बड़ी तादाद में नेपाल ट्रैकिंग के लिए आते हैं। भूकंप के बाद आए हिमस्खलन की वजह से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप को भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप के वक्त बेस कैंप में 400 विदेशी नागरिकों समेत 1000 पर्वतारोही थे। अमृतांशु राय, राज्यसभा टीवी। और भारत ने भूकंप की मार झेल रहे नेपाल के पुनर्निर्माण में पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। ऑपरेशन मैत्री की समीक्षा के लिए काठमांडू पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ये बात कही। अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर ने भूकंप पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वे किया और राहत और बचाव के कामों का जायजा भी लिया। भूकंप से मरने वालों की तादाद 6300 को पार कर गई है। हालांकि नेपाल के सेना प्रमुख ने आशंका जताई है कि मौत का आंकड़ा 15000 को पार कर सकता है। काठमांडू पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर ने शुक्रवार को भूकंप पीड़ित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने भारत से गई राहत और बचाव टीमों से मुलाकात कर अभियान की समीक्षा भी की। पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद अजीत डोभाल ने एनडीआरएफ, सेना और वायुसेना के काम की तारीफ की। 6 दिन के अंदर में लगभग रिलीफ का काम पूरे इतने दूर दराज के इलाकों में जहां ना हेलीकॉप्टर उतर सकते थे, ना जहाज जा सकते थे, ना सड़कें अवेलेबल थी, ना वहां पर यह था, वहां तक भी हमारी मेडिकल टीम, रेस्क्यू टीम जगह जगह सब में चली गई हैं और लोगों को उनसे बहुत अधिक इस त्रासदी की घड़ी में बहुत अधिक। अजीत डोभाल और एस जयशंकर ने काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से नेपाल को भूकंप से उबरने में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। कि अगर नेपाल के अंदर आपत्ति आई है तो हम नेपाल के साथ खड़े हैं, नेपाल को हर मदद करेंगे, नेपाल को हर तरह की कोई कमी नहीं महसूस होने देंगे कि उनके देश के अंदर में अगर कोई चीज नहीं थी। नेपाल अपने पुनर्निर्माण के लिए जो भी योजना बनाएगा, भारत उसके पीछे खड़ा रहेगा। इस बीच एवरेस्ट बेस कैंप में फंसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 20 पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये लोग
शनिवार को भूकंप के बाद आए हिमस्खलन की वजह से वहां फंसे हुए थे। स्नो तो ऑब्वियसली बहुत सारा आ रहा था, बट स्नो से ज्यादा हम सांस नहीं ले पा रहे थे, तो दिक्कत सांस लेने की हो रही थी। तो जो मेरा फ्रेंड बाजू में था उसने अपना जैकेट खोला और जैकेट के अंदर मुझे सांस लेने दिया, तो तभी मैं एक्चुअली बराबर से सांस ले पाया। नेपाल में पूरा जोर राहत कार्यों पर दिया जा रहा है। भारत से राहत सामग्रियों से लदे ट्रकों का नेपाल पहुंचना जारी है, लेकिन सड़क टूटने और मलबा जमे होने की वजह से जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंच पा रही। लामजुंग, गोरखा समेत दूर दराज के इलाकों को अभी भी मदद का इंतजार है। यहाँ लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा जरूरत खाने पीने की चीजों, टेंट और दवाओं की है। भूकम्प नाजुक छ त्यति, अब खाद्यान्न निकाल्न सकिएन, वस्तुभाव एउटा बाख्रो मर्यो, बाँकी अब बस्ने हालत यही हो। अहिले जुन अगाडि देखिया छ त्यही हो। अब परिवार कोही चाहिँ बाहिर भएको बाहिरै छन्, आउन सकेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप से 80 लाख लोग पीड़ित हुए हैं। इसमें 14 लाख लोगों को तुरंत राहत सामग्री और 5 लाख लोगों को तुरंत टेंट मुहैया कराने की जरूरत है। आपदा में 6 लाख मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 2.5 लाख लोग बेघर हुए हैं। 25 अप्रैल की दोपहर आए भूकंप में अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुदरत की इस मार में 14,000 लोग घायल भी हुए हैं। ये मास्क आसानी से उपलब्ध भी है और सस्ता भी है, और ये सबसे सुविधाजनक तरीका है अपने आप को नेपाल में सेहतमंद रखने का। इसीलिए अगर आप नेपाल आ रहे हो तो इसे जरूर खरीदें और इसका भरपूर इस्तेमाल करें। अमृतांशु राय, पशुपतिनाथ टेम्पल, काठमांडू। अमृतांशु राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काठमांडू से। अमृतांशु, एक हफ्ते बाद भी कई जगह से ये खबरें मिली कि उन तक मदद नहीं पहुंची, और जितना फोकस है बड़ी तादाद में मदद जरूर पहुंच रही है, लेकिन फोकस पूरी तरह से काठमांडू ही है। क्या देख पा रहे हैं अब आप? नहीं, बिल्कुल फोकस बदल चुका है। अब काठमांडू फोकस नहीं है। अब दूर दराज के जो इलाके हैं वो हैं फोकस, और अब पूरा राहत कार्य उसी तरफ फोकस तौर पे काम चालू है। महत्वपूर्ण काठमांडू के संदर्भ में ये है कि यहाँ का जो कल्चरल सिंबल है, जैसे टेम्पल हैं, पगोडा स्टाइल टेम्पल हैं, और तमाम दरबार स्क्वायर पर जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उनको जो क्षति पहुंची है उसको रेस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्ट करने में लगभग $90 मिलियन खर्च आने की उम्मीद है, वो भी 10 साल। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है काठमांडू कल्चर के लिए कि यहाँ के वो टेम्पल्स को रेस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, और इसीलिए अब उसको लेकर के कवायद शुरू है। जी, यानी आप तो जो पुरानी इमारतें हैं, जो मंदिर हैं, जो पहचान है काठमांडू की, उसकी बात कर रहे हैं, उसमें ही इतनी बड़ी राशि खर्च होनी है। बाकी जो पुनर्निर्माण है उसे लेकर क्या जो नेपाल की सरकार है, जो अब तक मदद मिली है, उसे पर्याप्त मान रही है? मदद की कमी नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, हर एक राज्य, हर एक देश रिस्पॉन्ड कर रहा है, मदद के लिए तैयार है। यहां तक कि रिलीफ सामग्री ने काठमांडू से लेकर के लखनऊ, अबू धाबी, कनाडा, अमेरिका, सब एयरपोर्ट्स पर इंतजार कर रहे हैं कि हवाई कनेक्टिविटी मिले और कार्य पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल शहर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की रैली में एक बार फिर पाकिस्तानी झंडा लहराया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने इस पर कड़ा एतराज जताया है और गिलानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार स्थिति से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पीड़ित त्राल शहर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने बीते 7 सालों में पहली रैली की, तो इसमें एक बार फिर पाकिस्तान समर्थक नारे लगे और पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यवाहक अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उमर ने ट्विटर पर लिखा कि सोचो बीजेपी क्या कहती अगर वो मुख्यमंत्री होते और इस दौरान मुंबई में ऐसे ही फिल्म स्टारों से घिरे होते और उधर कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे होते। कांग्रेस ने भी इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। पिलग्रिम्स आएंगे जाएंगे उनके मर्जी से, गिलानी साहब के मर्जी से नहीं। इन पर एक्शन इमीडिएटली होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, इमीडिएट एक्शन इन पर लाएं
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। हालांकि उन्होंने माना कि राज्य सरकार ऐसी परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है। कोई दो राय नहीं, यदि ऐसा हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक प्रदेश सरकार का प्रश्न है, हमें विश्वास है कि वो सक्षम है हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए, और ये आश्वासन भी दिया गया है प्रदेश सरकार की ओर से कि वो जैसी भी परिस्थिति उत्पन्न होगी उसके साथ यथाउचित कार्रवाई करेगी, जैसे कि पिछले कुछ सप्ताह में की है। गिलानी की 15 अप्रैल की रैली में भी समर्थकों ने पाकिस्तानी झंडे लहराए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। गिलानी के करीबी मसरत आलम के खिलाफ राजद्रोह और अन्य मामले दर्ज किए गए थे। बाद में मसरत को गिरफ्तार कर लिया गया और एक सप्ताह बाद उनके खिलाफ जन सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने अपने अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान को हस्तक्षेप नहीं करने को कहा है। सरकार ने कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी पर पाकिस्तान के विरोध को बेवजह बताया है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कश्मीरी पंडितों की वापसी से जम्मू कश्मीर की आबादी में असंतुलन पैदा होने की आशंका जताई थी। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कश्मीरी पंडितों के मामले में पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। भारत ने कश्मीर से जुड़े मसले को अंदरूनी मामला बताते हुए पाकिस्तान की सलाह को गैर जरूरी बताया है। सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों का घर है और सरकार उनकी वापसी की हर संभव कोशिशें कर रही है। Resolution of 1994, which was passed in the parliament unanimously by all the political parties, which upheld that Jammu and Kashmir is a part, inseparable part of India, and there is no issue left to be resolved as far as Jammu and Kashmir is concerned. If at all there is an issue left to be resolved or unresolved, that is the issue of how to retrieve back the part of the erstwhile Jammu and Kashmir which continues to be और continues to remain under illegal occupation of Pakistan. उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पाकिस्तान के इस बयान की तीखी निंदा की है। उसने कहा कि पाकिस्तान को इस मसले में अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहिए। Changing the demography of J&K state by rehabilitating the permanent residents of the state in Kashmir is in no way changing the demographic character of the state. There's some wrong information perhaps with the Foreign Office of Pakistan, because the issue is the Kashmiri Pandits, who are a minuscule part of the population of J&K state, had to leave the state. पाकिस्तान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार मिलकर कश्मीरी पंडितों की उनके पुश्तैनी जगहों पर वापसी की कोशिशें कर रही है और इस पर भारत की सभी पार्टियों में सहमति है। साफ है कि पाकिस्तान की कोशिश इस प्रक्रिया को कमजोर करने की है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। काले धन के खिलाफ विधेयक पर अगले हफ्ते लोकसभा में चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2017 तक बेनामी संपत्ति की जानकारी छुपाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि तब तक सभी देशों को बेरोकटोक सूचनाएं मिलने लगेंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को एनफोर्समेंट डे के मौके पर काले धन के खिलाफ किए जा रहे उपायों पर विस्तार से बात की। उन्होंने काला धन रखने वालों को कड़ी चेतावनी दी और इसका खुलासा करने को कहा। उन्होंने कहा कि काले धन के खिलाफ लाए जा रहे बिल में इसके खुलासे का प्रावधान भी है, जिसके तहत टैक्स और जुर्माना भरकर जेल जाने से बचा जा सकता है। If you transact within the limits of law, it's much safer. If you breach it, gone are the days where offenses would go undetected. The world is moving towards a more transparent regime which will remove the veil of secrecy behind these unlawful transactions. काले धन के खिलाफ बिल मार्च में लोकसभा में पेश हुआ था। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले सप्ताह विधेयक चर्चा के लिए आएगा। इसमें दोषियों के खिलाफ भारी जुर्माने और 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। It's quite a precarious situation for the offenders in 2015 as we watch the run-up to 2017, where with each passing day situation will become difficult for them. It is for this reason that we have been taking, some at the instance of the SIT, some at our own initiative, steps to squeeze unlawful assets, unlawful money transactions or black money transactions within the country and outside the country. वित्त मंत्री ने बताया कि काले धन के कई मामलों में जांच शुरू की गई है।
121 आरोपियों के खिलाफ मामला शुरू भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि G20 देशों में भी काले धन से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। इससे आने वाले वक्त में बेनामी संपत्ति रखना मुश्किल हो जाएगा। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने फसलों को नुकसान और भूमि अधिग्रहण कानून में बदलावों पर किसानों की चिंताएं दूर करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के बांदा का दौरा किया। गृह मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि बेमौसम बारिश से बर्बाद फसलों के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने राज्यों से भी मदद के लिए आगे आने को कहा। उन्होंने भूमि बिल पर भी किसानों की आपत्ति दूर करने की कोशिश की। इन दोनों ही मसलों पर कांग्रेस खासी आक्रामक है। गृह मंत्री के दौरे को इसी का जवाब माना जा रहा है। चाहे गेहूं का रंग जो भी हो, सबकी खरीद की जाएगी और उसी कीमत पर खरीद की जाएगी, कोई उसमें अंतर नहीं किया जाएगा। और शायद अखबारों के माध्यम से आपको जानकारी हो गई होगी कि भारत सरकार ने यह फैसला कर लिया है और सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी कर दिया। राज्य सरकारों का आदेश आ गया हम लोगों का। बीते एक साल में चीन और भारत की सेनाओं के बीच गलतफहमी की घटनाओं में 40 से 45% तक कमी आई है। असम के सुरक्षा हालात का जायजा लेने के बाद तेजपुर में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यह बात कही। असम और अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पर्रिकर सोलमारा मिलिट्री स्टेशन गए और जवानों के साथ बातचीत की। उन्होंने सैन्य अनुशासन के उच्च मानकों और पूर्वोत्तर राज्यों में सैनिकों की तैयारी की तारीफ भी की। रक्षा मंत्री आज अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। कांग्रेस ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा है। पार्टी ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पूर्ति समूह की एक कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया। सीएजी रिपोर्ट में नितिन गडकरी को इस कंपनी का प्रमोटर बताया गया है। सीएजी की रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश की गई थी। कांग्रेस ने इस बारे में जांच की मांग भी की है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसके आधार पर नंबर 1 विस्तृत इंक्वायरी हो। एक तो संवैधानिक इंक्वायरी होती है पीएससी द्वारा। नंबर 2 उसके आधार पर एक न्यायिक इंक्वायरी हो, व्यापक, विस्तृत और समय सीमा से बाध्य। नंबर 3 जब तक ये इंक्वायरियां चले तब तक माननीय मंत्री महोदय अपने पद से हटे। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। The discovery of the gene that for first time I did that, and that is exactly genetically modified potato. That when I got that Bhatnagar Award, that is still today is in biological science the youngest Bhatnagar awardee. Tell you that always I think that what Albert Einstein said, imagination is more important than knowledge. Watch the best scientific minds come together and unlock the achievements of the scientific personas of the country. Only on Rajya Sabha television. पंजाब के मोगा जिले में छेड़खानी के चलते नाबालिग लड़की की मौत के बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। इस बीच मोगा में ही गैंगरेप का दूसरा मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने राज्य की अकाली बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में इन मुद्दों पर प्रदर्शन किया और बादल परिवार की बसों का परमिट रद्द करने की भी मांग की। पंजाब में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 2 बड़ी वारदातों के बाद से राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बुधवार को मोगा के मारी मुस्तफा गांव में 20 साल की युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप के बाद युवती का एमएमएस भी बनाया गया। मेन जिहड़ा अक्यूज है जसवंत सिंह जिहदी वाइफ सरबजीत कौर सी उहनूं अरेस्ट कर लिया। बाकी 4 बंदे आइडेंटिफाइड ने। 4 बंदों नूं पकड़न वास्ते साडियां पुलिस पार्टियां जा चुकी ने। इससे पहले बुधवार को मोगा में ही बस में मां बेटे से छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिसमें बस से गिरकर बेटे की मौत हो गई थी। लड़की के परिजनों ने मुआवजे और बस का परमिट रद्द नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कही है। दरअसल ऑर्बिट नाम की बस कंपनी में राज्य के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की भी हिस्सेदारी है। अब विपक्ष इस मामले को लेकर बादल सरकार पर हमलावर है। जिस आदमी को सारा समूचा पंजाब जानता है कि इस पर केस रजिस्टर किया जाए, जो इतना संगीन जुर्म किया गया है, जिसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने, सुखबीर सिंह बादल जिसका नाम, उस पर 304 IPCA
दफा का केस दर्ज होना चाहिए, जैसे उबेर रेडियो टैक्सी सर्विसेज के मालिकों पर हुआ। बहुत शर्मनाक और दुखदायक घटना है। जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, ये भी पंजाब का निर्भया कांड है, और उससे भी दुखदायक है कि बसें जो हैं वो सत्ताधारी बादल परिवार की हैं। कांग्रेस ने इन घटनाओं के विरोध में पंजाब से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन भी किया है। केंद्र सरकार ने मोगा में छेड़छाड़ के बाद नाबालिग लड़की की मौत के मामले में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली एनसीआर में अब 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन 18 मई तक चल सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन प्रदूषण कम करने के उपायों की जानकारी देने के लिए और ज्यादा समय मांगा है। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक पर अमल की अवधि बढ़ा दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने गाड़ियों पर प्रतिबंध के मामले में शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा कि वो ट्रिब्यूनल के आदेश पर कब अमल करेगी। एनजीटी ने वाहनों को हटाने संबंधी आदेश को लागू करने के लिए सलाह भी मांगी है। हालांकि उसने अमल के लिए कुछ और वक्त देते हुए 18 मई तक दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियां चलाने की मोहलत दे दी। कितनी गाड़ियां किस स्टेट में हो सकती हैं या होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पे कोर्ट ने मिनिस्ट्री से सजेशन मांगे थे और स्टेट एजेंसी से। उसमें कई जगह पर जवाब नहीं आए। जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का सवाल है, एक एप्लीकेशन डाली गई थी कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करते हुए कि ये सारे मुद्दे जो है सब लेवल्स पर एग्जामिन करने हैं। कंसल्टेटिव प्रोसेस मिनिस्ट्रीज ने भी करना है और स्टेट्स ने भी करना है, और लोगों के भी जो मुश्किलें हैं उनको भी देखना है। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा और केंद्र सरकार ने इस बारे में किसी तरह का उसे सुझाव नहीं दिया है। चंद दिनों की मोहलत देने के फैसले पर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने नाखुशी जताई है। इस फैसले में हमारे लिए अभी कुछ नहीं है, सिर्फ 18 दिन का रिलीफ है। ये फैसला जो हम चाहते थे कि इस पर आज क्लियर हो जाए कि दिल्ली में कैसे चलना है काम, लेकिन आज भी इसकी डेट पड़ गई है। एनजीटी के फैसले के खिलाफ परिवहन मंत्रालय ने अपील दायर की हुई है। मंत्रालय की दलील है कि वाहनों पर पाबंदी का आधार फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, न कि उसकी उम्र। डीजल को प्रदूषण का बड़ा जरिया मानते हुए एनजीटी ने 7 अप्रैल को 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी थी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा है कि बसों में सीसीटीवी लगाने में अभी काफी वक्त लगेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बसों में सीसीटीवी लगाने के लिए वाईफाई सहित कई आधारभूत संरचनाओं की स्थापना की जरूरत है। हालांकि पार्टी ने चुनाव के वक्त महिला सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया था और सत्ता में आने पर बसों में सीसीटीवी से लेकर गार्डों की तैनाती का वादा किया था। लेकिन 3 महीने बीतने के बाद सरकार अभी तक इस वादे पर अमल शुरू नहीं कर पाई है। देखिए, सीसीटीवी कैमरा बसों में लगाने के लिए तैयारी चल रही है। उसके लिए आपको पता होगा, मूविंग बस होती है। मूविंग बस के अंदर तार नहीं लगा सकते हम लोग, उसके अंदर वाईफाई लगाना पड़ेगा और वाईफाई पूरी दिल्ली को वाईफाई करना पड़ेगा साथ साथ। वो हमारी अलग से टीम कर रही है। देखने में आ रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर हर रोज महिलाओं के अंदर साथ रेप हो रहे हैं, उसका निजीकरण करने की सोच रहे हैं। अब वो जो सीसीटीवी कैमरा को वाईफाई के साथ जोड़ रहे हैं, तो एक तरह से अपनी जिम्मेवारी को जो है वो टरकाने वाली चीजें उनकी सरकार के पक्ष पे चल रही है, जिनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अमेरिका के बाल्टीमोर में पुलिस हिरासत में हुई अश्वेत युवक की हत्या के मामले में अब 6 पुलिस कर्मियों पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। अश्वेत युवक फ्रेडी ग्रे की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने फैसले का स्वागत किया है। ये तस्वीरें बाल्टीमोर के उन 6 पुलिस वालों की है जिन पर अश्वेत युवक फ्रेडी ग्रे की मौत के मामले में मुकदमा चलेगा। मुकदमा पुलिस हिरासत में ग्रे की मौत को हत्या मानकर चलाया जाएगा। बीते शनिवार 25 साल के इस अश्वेत युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। The findings of our comprehensive, thorough and independent investigation, coupled with the medical examiner's determination that Mr. Gray's death was a homicide, which we received today, has led us to believe that we have probable cause to file criminal charges. उधर बाल्टीमोर पुलिस के वकील ने बचाव करते हुए कहा है कि पुलिस कर्मियों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। We are disappointed in the apparent rush to judgment, given the fact the investigation into this matter has not been concluded. Our officers, like every other American citizen, are entitled to due process. फ्रेडी ग्रे की मौत का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और उनके परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर मुकदमा चलाने के फैसले का स्वागत किया है। We are satisfied with today's charges. These charges are an important step in getting justice for Freddie. And we ask that whoever comes to our city, a city that we love, a city that we live in, come in peace.
मामले की शुरुआती जांच में सामने आया था कि पुलिस हिरासत में ग्रे की रीढ़ की हड्डी पर घातक चोटें लगी थीं। ग्रे की मौत के बाद से बाल्टीमोर शहर में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज 20वीं सदी के महान फिल्मकार सत्यजीत रे की जयंती है। पूरी दुनिया में उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई। सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सत्यजीत रे को भारत रत्न, दादा साहब फाल्के और ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। आइए याद करते हैं पाथेर पांचाली, अपूर संसार, शतरंज के खिलाड़ी जैसी कालजयी फिल्मों के रचनाकार सत्यजीत रे को उनकी जयंती पर। कान्हा में तो से हारे छोड़ हरी, कान्हा में तो सहारे छोड़ हरी, कान्हा में तो सहारी। সকালে ঘাটের পথে শৈলমুখে শুনলাম হরিণ নাকি, তা আমিও আসছি আর ও আমাকে খুঁজতে যাচ্ছে। তাই যার পথে দেখা হলো। যান যান দেখে আসুন কেমন টুকটুকে ভাইবো হয়েছে আপনার। কই গো কই খোকা। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने की भारतीय मदद की सराहना। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत। भारत का नेपाल को हर मुमकिन मदद का भरोसा। नेपाल में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 6000 के पार। यूरोपीय संघ के 1000 नागरिक अब भी लापता, तलाश में जुटी टीमें। जम्मू कश्मीर के त्राल में गिलानी की रैली पर सख्त केंद्र सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, बीते 1 साल में भारत चीन के बीच गलतफहमी की कम हुई वारदातें। आज करेंगे अरुणाचल प्रदेश का दौरा। अमेरिका के बाल्टीमोर में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चलेगा मुकदमा। अश्वेत युवक की हिरासत में मौत के मामले में दर्ज हुआ आपराधिक मामला।